जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। तो अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और 6 मार्च को अगर आप फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों जो 6 मार्च का आपका पेपर आने वाला है बोर्ड के पेपर में, उस पेपर में आने वाले जो 11 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन 11 क्वेश्चन का आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, इसका आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। कहाँ पर PDF मिलेगा, सब कुछ बताया जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा ताकि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 6 मार्च को आता है तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर लें। आज 5 मार्च आपकी हो चुकी है, यानी कि अब आपके पास आज का ही समय है, कल तो आपको पेपर देने जाना है। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ लो, समझ लो, एक बार रिवीजन कर लो। क्योंकि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको रिवीजन ही करना है, नहीं पढ़ रखा है पढ़ लो, समझ लो, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आता है आप इसके सॉल्व कर पाए। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओ। देखो क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है। किसी संधारित्र को एक सीमा से अधिक आवेश देना संभव नहीं है, क्यों? कोई भी संधारित्र है, उस संधारित्र को एक सीमा से अधिक आवेश देना जो है संभव नहीं है, ऐसा क्यों? यानी कि अगर कोई संधारित्र है, उस संधारित्र को एक सीमा से ज्यादा आवेश देना ऐसा संभव नहीं है, ऐसा क्यों होता है, बताना है। तो देखो बच्चों, संधारित्र को लगातार आवेश देते रहने से इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर धीरे धीरे वृद्धि हो जाएगी। यानी कि बच्चों जब कोई भी संधारित्र है उसमें लगातार आप उसे आवेश देते रहेंगे, लगातार उसको चार्ज करते रहेंगे, तो उसके बीच में विभवांतर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, उसमें वृद्धि होती रहती है। जब उसमें विभवांतर बढ़ता चला जाएगा, जब आप लगातार आवेश देते रहेंगे, तो एक विशेष स्थिति आ जाने पर, एक विशेष स्थिति, एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी, ऐसी कंडीशन आ जाएगी, प्लेटों के बीच के माध्यम का वैद्युत रोधन टूट जाएगा। जो प्लेटों के बीच में माध्यम का एक वैद्युत रोधन लगा होता है, वो माध्यम का वैद्युत रोधन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और संधारित्र चिंगारी उत्पन्न करके विसर्जित हो जाएगा। और आपका जो संधारित्र है वो चिंगारी उत्पन्न करेगा और विसर्जित हो जाएगा। इसीलिए इसी कारण हम संधारित्र को चाहे जितना आवेश नहीं दे सकते। यानी कि बच्चों अगर आप कोई संधारित्र है उसको लगातार आवेश देते रहेंगे, लगातार आवेश देते रहने से उसके बीच में विभवांतर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जो माध्यम प्लेटों के बीच माध्यम का जो वैद्युत रोधन होता है वो टूट जाएगा और संधारित्र चिंगारी उत्पन्न करके विसर्जित हो जाएगा, और इसीलिए विसर्जित हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए हम किसी भी संधारित्र को चाहे उतना आवेश नहीं दे सकते। समझ गए? ठीक है। देखो बच्चों, अगला आपका क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक तथा विमा लिखिए। जो आपका वैद्युत विभव होता है, इस वैद्युत विभव की परिभाषा बतानी है, मात्रक बताना है और इसकी विमा बतानी है। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत जो विभव होता है वो परीक्षण आवेश Q0 को, जो कोई भी परीक्षण आवेश Q0 है उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान के अनुपात के बराबर होता है। कौन? वैद्युत विभव। अतः विभव इक्वल टू क्या हो जाएगा, किया गया कार्य W है, आवेश जो है परीक्षण आवेश ला रहे उसका मान Q0 है, तो V इक्वल टू W अपॉन में Q0। अब देखो जो W होता है इसका मतलब जो वर्क किया जाता है किस में किया जाता है, जूल में किया जाता है, तो इसका तो जूल हो जाएगा, बटे आवेश किस में मापा जाता है, कूलाम में, जूल बटे कूलाम। और जूल बटे कूलाम को ही हम लोग बच्चों वोल्ट भी कहते हैं, इसे वोल्ट भी लिख सकते हैं, ये चीज़ आप याद रख लेना। तो यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल बटे कूलाम होता है, जिसे आप वोल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मात्रक और इसकी विमा लिख लीजिए, ml की पावर 2, t की पावर -3 और a की पावर -1। ये विमा भी लिख लेना, क्योंकि विमा भी आपसे बोर्ड के पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को? ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत कार्यफलन की व्याख्या कीजिए। प्रकाश विद्युत कार्यफलन जो है इसकी व्याख्या कीजिए। प्रकाश विद्युत कार्यफलन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। देखो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखो, प्रकाश विद्युत कार्यफलन की। धातु पृष्ठ से किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, अथवा इसे कह सकते हैं मुक्त कराने के लिए, आवश्यक न्यूनतम कार्य, न्यूनतम ऊर्जा, जो भी आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे ही धातु का कार्यफलन कहते हैं। जो धातु की पृष्ठ है उससे इलेक्ट्रॉन, किसी भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर अगर हमें निकालना है, अर्थात उसे बाहर निकालने को कहें या फिर हम कहें उसको फ्री या फिर मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो ऊर्जा होती है उसे ही हम धातु का कार्यफलन कहते हैं। सपोज दैट एक गाड़ी खड़ी हुई है, वो गड्ढे में है, एक गाड़ी है वो कहाँ पर है, गड्ढे में, उसका एक टायर गड्ढे में,
यानी कि गाड़ी जो है गड्ढे में और हमें गड्ढे के बाहर निकालना। तो गड्ढे में गाड़ी निकालने के लिए गाड़ी का कुछ भार होगा, तो गाड़ी को बाहर वही निकाल सकता है जो उस पर फोर्स है वो उस गाड़ी के वजन से ज़्यादा लगा पाएगा। यानी कि उस गाड़ी को निकालने के लिए वह न्यूनतम दाब जिससे वो गाड़ी आगे बढ़ सके, उसे गाड़ी का यानी कि गाड़ी को बाहर निकालने के लिए वही दाब आवश्यक पड़ेगा, उसे हम गाड़ी को निकालने वाला दाब ऐसे कह सकते हैं। तो ऐसे ही धातु का कार्यफलन क्या होता है, विद्युत प्रकाश विद्युत कार्यफलन क्या होता है, यानी कि कोई भी धातु है उससे किसी भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसे ही हम उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे बच्चों W से प्रदर्शित करते हैं। अतः W इक्वल टू होता है h न्यू जीरो। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति V0 न्यू जीरो V0 भी आप इसे कह सकते हैं। देहली आवृत्ति, देखो आवृत्ति को भी लिखते हैं और देहली आवृत्ति यहाँ पर है। तो ऐसे फोटान की संपूर्ण ऊर्जा धातु के कार्यफलन के बराबर होती है, अर्थात W इक्वल टू h न्यू जीरो। यदि आपतित फोटान की ऊर्जा कार्यफलन से कम होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। अब मान लो गाड़ी गड्ढे में खड़ी है और जो व्यक्ति लाया उसको दमी नहीं गाड़ी निकालने के लिए, उससे गाड़ी को जितना फोर्स चाहिए उतना नहीं लगा पा रहे तो गाड़ी नहीं निकलेगी। तो इसी प्रकार से अगर उस फोटान की ऊर्जा का कार्यफलन से कम मान होगा, फोटान की जो ऊर्जा है उसका मान जो है कार्यफलन से कम होगा, तो धातु से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है। सूक्ष्म तरंगे, वृत्त तरंगे, परावैंगनी तथा एक्स किरणों के एक एक उपयोग लिखिए। इन तरंगों के, इन किरणों के एक एक उपयोग आपको बताना है, इनके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। देखो सबसे पहले हम सूक्ष्म तरंगों के उपयोग लिख देते हैं। तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग उपग्रहों तथा लंबी दूरी के बेतार संचार में। देखो सूक्ष्म तरंगे जो होती हैं इनका उपयोग उपग्रहों तथा लंबी दूरी के बेतार संचार में किया जाता है। एक हो गया। दूसरा, तथा विमान संचालन की रडार प्रणाली में भी हम सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वहीं पर अवरक्त किरणें, कोहरे तथा धुंध फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। कोहरे या धुंध में जो फोटोग्राफी की जाती है वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है परावैंगनी किरणें। इन तरंगों का उपयोग नकली दस्तावेजों, नकली नोटों तथा उंगली छापन में पता लगाने में किया जाता है। ये परावैंगनी किरणें होगी। ठीक है। अगला आपका बचता है एक्स किरण। एक्स किरण का उपयोग देखो, इन तरंगों का उपयोग शरीर की हड्डी टूटने का पता लगाने में किया जाता है और फेफड़ों के रोगों आदि में भी किया जाता है। यानी कि एक्स किरणें जो होती हैं, एक्सरेस होती हैं, इनका उपयोग शरीर की हड्डी टूटने का पता लगाने में हो गया, फेफड़ों के रोगों में भी होता है। कई सारे ऐसे रोग होते हैं जिनमें भी इन किरणों का प्रयोग किया जाता है। आप जो एक्सरे कराते हो, कहीं पर कोई चोट लग जाती है कि देखो टूट तो नहीं गया, एक्सरे कराने को डॉक्टर बोलते हैं, तो एक्सरे में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या चीज़ है। ठीक है। अगला देखो, अगला बच्चों आपका है कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या तात्पर्य हैं या क्या समझते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है इसके बारे में बताना। देखो जब किसी माध्यम में एक आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं। देखो जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, एक साथ चलती हैं और एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण या उनके मिलने से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता, उनके अध्यारोपण से उनके मिलने से एक परिणामी तरंग बनेगी। उस परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। कुछ बिंदुओं पर ज़्यादा होगी तथा कुछ बिंदुओं पर कम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अब बात ये आती है, सर जिन बिंदुओं पर अधिकतम है उन्हें क्या कहेंगे, जिन बिंदुओं पर न्यूनतम है उन्हें क्या कहेंगे। ठीक है। तो जिन बिंदुओं पर प्रकाश तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें संपोषी व्यतिकरण, यानी कि जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता जो है वो ज़्यादा होती है, अधिकतम होती है, वहाँ पर उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तथा जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है, जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता जो है न्यूनतम है या कम है, उसे हम लोग विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। समझ गए। अगर बच्चों प्रकाश का व्यतिकरण हो रहा है तो इस प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, इनको समझो। देखो प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, होना चाहिए। अर्थात कला स्रोत जो है कला संबद्ध होने चाहिए। यानी कि दोनों स्रोत जो है वो कैसे होने, प्रकाश स्रोत जो होने कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। यानी कि जो प्रकाश निकल रहा है, निकलने वाली तरंगे हैं, उनके बीच कलांतर जो होता है फाई, ये समान होना चाहिए या स्थिर रहना चाहिए। साथ ही साथ ये जो प्रकाश स्रोत है वो कला संबद्ध होने चाहिए। ठीक है। दोनों तरंगों के आयाम बराबर या फिर लगभग बराबर होने चाहिए। ठीक है। दोनों स्रोत एक दूसरे से पास होने चाहिए, निकट होने चाहिए। दूर दूर होंगे तो उनके जो आपका परिणामी तरंग बनेगी वो बनेगी ही नहीं। ठीक है। तो ये तो कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं इनकी प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को अंजाम देने के लिए। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए।
वैद्युत फ्लक्स जो होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका मात्रक लिखिए। तथा ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स के तात्पर्य है, यानी कि जो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है, इस ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में भी आपको बताना है। समझो ध्यान से। सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, जो संख्या है उस संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उन संख्याओं को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम, या फिर इसी को हम वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। इस चीज को आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, ठीक है। अगला है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या चक्कर है, समझो। यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ से अंदर की ओर जाती हैं, जो बल रेखाएं हैं, यदि ये बल रेखाएं बंद पृष्ठ से अंदर की ओर जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह जो है वो ऋणात्मक लिया जाता है। अगर ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये बंद पृष्ठ से अंदर की ओर जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह जो है कैसा लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है, ऋणायन लिया जाता है। समझ गए इस चीज को, ठीक है। अगला देखो, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, समविभव पृष्ठ होता क्या है तथा इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, यानी कि समविभव पृष्ठ होता क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं भी क्या होती हैं। देखो, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित जो भी बिंदु हैं, सभी बिंदु समान विभव पर हों, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समझ गए। इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु को से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कोई भी आवेश है उस समविभव पृष्ठ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो शून्य होता है। समझ गए, ठीक है। समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये बच्चों 11 टॉपिक थे, 11 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, तैयार कर लेना, ताकि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसे इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।